डियर स्टूडेंट, यदि संसार से सारा पेट्रोलियम समाप्त हो जाए तो विश्व की स्थिति क्या होगी? और यदि विश्व का सारा सड़क मार्ग और रेल मार्ग समाप्त हो जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरे विश्व की स्थिति क्या होगी। जी हाँ, पूरे विश्व की आवागमन की स्थिति, व्यापार की स्थिति सारी की सारी समाप्त हो जाएगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आवागमन के साधन, यातायात और संचार के साधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान विश्व की यह रीढ़ है। डियर स्टूडेंट, मैं जियो मास्टर सुनील दत्त चमोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज के प्रकरण में हम यातायात और संचार के साधनों के कॉन्सेप्ट में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया है और उम्मीद है आपने भी इसकी सूचना पाई होगी, लेकिन संभवतः कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी। इन्हीं डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की चर्चा आज के प्रकरण में हम करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो एनसीईआरटी की बुक को लेकर के बनाए हैं। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी जो एजुकेशनल ट्यूटोरियल बनाने वाला कोई भी व्यक्ति स्मार्ट बोर्ड, पावर पॉइंट या व्हाइट बोर्ड में लिख करके सूचना को या फिर ट्यूटोरियल को देता है, तो मेरा भी वही तरीका है देने का, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हुआ है और जानकारी की इसमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। यदि आप ट्यूटोरियल को ध्यान से देखें, जो उसमें लिखी हुई जानकारी है उसको ध्यान से पढ़ें और साथ साथ में जो ट्यूटोरियल्स के बारे में जानकारी आपको बोल करके दी जा रही है, आप उसे अगर ध्यान से सुने तो आपको ये वीडियोस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं और साथ साथ में उनके लिंक मैंने आई बटन पे भी दे रखे हैं। आप वहां से भी मेरे बनाए हुए जो वीडियोस हैं संसार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के बारे में जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत के ऐसे कौन कौन से डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं जो भारत के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और भारत के जीवन का अंग हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज हम भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, यातायात, परिवहन व संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखाएं कहलाती हैं और देश की नाड़ी या तंत्रिका तंत्र कहा जाए तो उचित होगा, क्योंकि ये देश के विभिन्न भागों में जीवन का संचार का काम करती हैं। जहां ये आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, दूसरी तरफ चिकित्सा उपकरण, रक्षा सामग्री, अनाज के भंडारण, अनाज के वितरण, रोजगार, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसलिए इन्हें आधुनिक भारत की रीढ़ कहा जाए तो उचित होगा। सबसे पहले इन कॉरिडोर्स में अध्ययन करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। डियर स्टूडेंट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे परियोजना थी। इस योजना की शुरुआत
1999 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुई। यह योजना भारत के 4 महानगरों को दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ती है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य शहरों के बीच में दूरी कम करना, उनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना था। 1999 में यह योजना देर से शुरू हुई और इसकी लागत बाद में बढ़ गई। वर्ष 2013 में 31 मार्च में यह योजना पूरी हुई। आइए मानचित्र में हम इस योजना का अध्ययन करते हैं। भारत के मानचित्र पर हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की स्थिति को समझते हैं कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के किन किन शहरों से होकर के गुजरती है और कौन कौन से ऐसे महानगर हैं जिनको ये आपस में जोड़ती हैं। सबसे पहले हम उत्तरी भारत में देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नई दिल्ली से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में यह कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी को जोड़ती है और बिहार में यह पटना से होकर के पश्चिमी बंगाल में यह कोलकाता को मिलाती है। इसके अलावा यह कोलकाता से भुवनेश्वर, कोलकाता से यह भुवनेश्वर को मिलाती है और भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से यह चेन्नई को मिलाती है। उसके पश्चात दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत में कर्नाटक में चेन्नई से यह बेंगलोर को मिलाती है और बेंगलोर से सीधा मुंबई तक यह मार्ग फैला हुआ है। इसके पश्चात यह योजना उत्तर भारत में फिर आगे बढ़ती है और पुनः यह राजस्थान में उदयपुर और फिर दोबारा यह जयपुर होते हुए पुनः यह नई दिल्ली को आपस में इस प्रकार से 4 महानगरों से ये जोड़ती है। तो इस प्रकार भारत के मानचित्र में ये महत्वपूर्ण नगर हैं। जो 4 महानगर हैं वो हैं नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और इसके अलावा जो चेन्नई है, इसके अलावा चेन्नई, यहां नीचे चेन्नई है। इन 4 महानगरों को यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। आइए हम देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन 4 महानगरों के बीच में इसकी कितनी दूरी है। यदि हम डाटा को ध्यान से देखें तो पता लगता है कि दिल्ली से कोलकाता तक इसकी जो दूरी है 1453 किलोमीटर है या 903 मील है और ये जो काम है ये 31 अगस्त 2011 में कंप्लीट हो गया था। चेन्नई से मुंबई की जो डिस्टेंस है, चेन्नई से मुंबई की जो डिस्टेंस है 1290 किलोमीटर की दूरी का ये मार्ग है जिसका कार्य 31 अगस्त 2011 को पूरा हो गया था। इसके अलावा कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से जो चेन्नई है 1684 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का डिस्टेंस और ये 31 मई 2013 में इसका काम कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं कि मुंबई से दिल्ली में 1419 किलोमीटर की डिस्टेंस है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की और 882 मील है और 31 अगस्त 2011 में यह काम कंप्लीट हुआ। टोटल जो इसकी डिस्टेंस है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की वो है 5846 किलोमीटर यानी 3633 मील है और बचे खुचे जो काम का कंप्लीशन होना था वो 31 मई 2013 में इस नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कार्य कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का आंकड़ा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन योजनाओं के द्वारा
इस योजना के द्वारा कैसे महानगरों को मिलाया गया है। अगला प्रोजेक्ट है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा भी भारत का महत्वपूर्ण सड़क गलियारा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर के श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी को जोड़ता है और 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक 3300 किलोमीटर लंबा है। दोनों गलियारों की कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। यह प्रोजेक्ट भी 1999 में शुरू किया गया और 2018 में यह पूरा हुआ। इसका उद्देश्य भी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के शहरों को जोड़ना, उनके बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करना था। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से शहर हैं या महानगर हैं जिनको यह गलियारा जोड़ता है। यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें तो रेड कलर की जो लाइन है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कॉरिडोर को दिखाता है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को दिखाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो महानगर हैं जिनको ये कॉरिडोर जोड़ता है। सबसे पहले अगर हम उत्तर में देखें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से यह कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्टार्ट होता है और दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह कॉरिडोर फैला हुआ है। और श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 4000 किलोमीटर के लगभग है और 31 मार्च 2018 को इसका काम हुआ था। इसके पश्चात अगर हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देखें तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक यह कॉरिडोर इस गलियारे को जोड़ता है, ईस्ट और वेस्ट को। इस प्रकार से इसकी जो कुल लंबाई है वो 3300 किलोमीटर है और बीच सेंटर में मध्य प्रदेश में ये दोनों कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है इसी का एक हिस्सा कर्नाटक में कोच्चि के पास में है, वो भी कोच्चि सलेम को ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जोड़ता है, वो भी इसी के साथ में इंक्लूड है। आइए हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से नगर हैं जो इस कॉरिडोर को अटैच करते हैं और कौन कौन से ऐसे भाग हैं, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो इस कॉरिडोर के हिस्से में आते हैं और इससे गुजरते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं उत्तर दक्षिण में जो इस कॉरिडोर से गुजरते हैं। सबसे पहले श्रीनगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। जम्मू और जलंधर के बाद सोनीपत और दिल्ली के पश्चात यह नीचे आगरा, ग्वालियर और झांसी, मध्य प्रदेश में यह झांसी को जोड़ता है। और इसके अलावा दक्षिण में यह सागर से गुजरता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और उसके पश्चात यह नागपुर, और नागपुर के बाद में ये हैदराबाद और कुर्नूल से होता हुआ यह कॉरिडोर सलेम तक जाता है और उसके बाद मदुरई से होता हुआ यह अंत में लास्ट में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर के 4000 किलोमीटर तक ये जाता है।
अब आइए देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कौन कौन से नगरों को आपस में जोड़ता है। सबसे पहले हम यहां से देखें तो गुजरात में पोरबंदर, पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर के बाद में पानीपुर से होता हुआ यह कॉरिडोर जाता है और चित्तौड़गढ़ में यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से इंटरसेक्ट होता है, यहां पर ये इसके साथ में मिल जाता है। आगे यह कोटा और शिवपुरी से होता हुआ जाता है और झांसी में यह जाकर के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जाकर के मिल जाता है। उसके पश्चात यह कानपुर उत्तर प्रदेश में और फिर दोबारा यह वाराणसी से जाता है और सिलीगुड़ी से होता हुआ यह मेघालय में गुवाहाटी से होता हुआ जाता है और उसके पश्चात यह असम में सिलचर तक 3300 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। आइए देखते हैं कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को कहां पर यह जोड़ता है। यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें तो यह जो कॉरिडोर है यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को यहां चित्तौड़गढ़ में जोड़ता है। चित्तौड़गढ़ में यहां पर यह जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। इसके अलावा आगरा के पास भी यह चित्तौड़गढ़ के अलावा यहां पर कानपुर के पास भी यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जोड़ता है। भारत में सड़क गलियारे विकसित किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में अब रेलों के गलियारों को भी स्थापित किया जा रहा है और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 गलियारों का, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया है। सबसे पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने इस नए रेल मार्ग कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया और साथ ही प्रयागराज इलाहाबाद में इसके परिचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महत्वपूर्ण रेलवे कॉरिडोर है। इसके प्लान की शुरुआत 2018 में हुई थी और यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक 1839 किलोमीटर तक फैला है और यह विश्व बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। आइए इस कॉरिडोर का हम मानचित्र में अध्ययन करते हैं कि इसकी स्थिति। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम भारत के मानचित्र पर ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का अध्ययन करते हैं, जिनका हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यदि हम मानचित्र में कीज को देखें तो यहां नीचे, सबसे नीचे हमें की नजर आ रही है। यहां पर रेड कलर में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, यानी जिनकी अनुमति मिल गई है। और इसके अलावा नीचे जो आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर में जो लाइनें नजर आ रही हैं वो इन मानचित्र में वो प्रोजेक्ट हैं डेडिकेट प्रोजेक्ट के, जिन पर अभी काम होना है फ्यूचर में। और इसके अलावा नीचे डॉटेड लाइन में जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं मानचित्र में, जहां पर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं, ये वो स्थान है कि जहां पर डेडिकेट प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। सबसे पहले मानचित्र में देखें तो जो ईस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर है वो लुधियाना से लेकर कोलकाता के दनकुनी तक स्थित है
और दूसरा जो कॉरिडोर है भारत का, जो वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वो दादरी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के JNPT तक ये विस्तृत है। आइए हम इन दोनों डेडिकेटेड जो कॉरिडोर हैं इनको हम अलग अलग से समझते हैं कि ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर हैं ये कहां कहां तक विस्तृत हैं। ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है यह है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डियर स्टूडेंट, यह जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये उत्तर भारत के पंजाब में लुधियाना के पास से सहाने वाल से शुरू होता है और इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश में दादरी से होता हुआ खुर्जा कानपुर सेक्शन से होता हुआ यह पश्चिमी बंगाल में कोलकाता तक दनकुनी तक जाता है और इसकी जो लंबाई है लगभग 1839 किलोमीटर है। आइए अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर कहां कहां तक विस्तृत है। वेस्टर्न जो कॉरिडोर है वो भारत का, दक्षिण भारत का बड़ा महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर भी एक रेलवे मार्ग है। यह कॉरिडोर उत्तर भारत में यूपी में दादरी से शुरू होता है और दादरी से शुरू होने के बाद में यह JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक ये फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर है। आइए हम देखते हैं कि ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है ये किस प्रकार, कैसे, किन किन नगरों को ये जोड़ता है। वेस्टर्न जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो दादरी से शुरू होता है और रास्ते में यह पिरथाला रेवाड़ी जंक्शन से होता हुआ फुलेरा तक जाता है। फुलेरा के अलावा राजस्थान में यह मेवाड़ जंक्शन और उसके बाद गुजरात में पानीपुर और अमली रोड जंक्शन से होता हुआ यह वडोदरा से होकर के जाता है और गोथानागम से होता हुआ महाराष्ट्र में यह वसाई रोड से होता हुआ यह JNPT को जोड़ता है। तो इन रास्तों से गुजर करके यह वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जाता है और भारत के मुख्य मुख्य जंक्शनों को और नगरों को ये जोड़ता है। आइए हम देखते हैं कि इन कॉरिडोर्स की कितनी कितनी लंबाई है विभिन्न विभिन्न स्थानों पर। यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें तो ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है ये लुधियाना से खुर्जा तक, यह लुधियाना और खुर्जा तक इसकी जो लंबाई है वो 404 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और खुर्जा से कानपुर तक इसकी जो लंबाई है वो 3343 किलोमीटर है और कानपुर से मुगल सराय तक इसकी जो लंबाई है वो 393 किलोमीटर है और मुगल सराय से सोननगर तक इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है और सोननगर से दनकुनी तक इसकी 538 किलोमीटर की लंबाई है। दादरी से लेकर खुर्जा तक, दादरी और खुर्जा का जो सेक्शन है, ये दादरी का और खुर्जा का जो सेक्शन है ये टोटल 42 किलोमीटर का है। इस प्रकार से ये ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो टोटल 1839 किलोमीटर है और यह पूरे इस नॉर्दर्न पार्ट को और यहाँ के मुख्य मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ के मुख्य मुख्य जो जंक्शन हैं उनको ये जोड़ता है और कृषि क्षेत्रों को, लॉजिस्टिक हब को और बंदरगाह को ये कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अब हम इस कॉरिडोर को बनाने के कारण ये रहे हैं। सबसे पहला कारण पूर्वी रेल मार्गों पर अत्यधिक भीड़ भाव से रेल मार्गों पर दबाव था। दूसरा कारण
पूर्वी भारत के रेल मार्ग सिंगल मार्ग थे, जिससे मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों को लूप में इंतजार करना पड़ता था। तीसरी बात, मालगाड़ी यात्री गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से ये कॉरिडोर बनाया गया है। चौथी बात, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और बाजार क्षेत्रों पर कच्चा माल समय से नहीं पहुंच पाता था। इसके अलावा पांचवी बात, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी इन रेल मार्गों का निर्माण किया गया। छठी बात, यात्री और माल गाड़ी समय पर पहुंचे, इसलिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। सातवीं बात, नए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, लॉजिस्टिक क्षेत्र विकसित करने के लिए। और आठवीं बात, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब और बाजार क्षेत्र व थर्मल पावर स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी और माल की सप्लाई बढ़ाने के लिए इन कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है। आइए इस कॉरिडोर के लाभ देखते हैं। सबसे पहला लाभ कि इस कॉरिडोर के निर्माण से यात्री मालगाड़ी के लेट होने की संभावना कम होगी। दूसरा लाभ, यात्री मालगाड़ी को लूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, रेलगाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर तक बढ़ेगी। चौथी बात, औद्योगिक क्षेत्रों के समीप लॉजिस्टिक हब विकसित होंगे। पांचवी बात, माल की लागत में कमी आएगी। और छठी बात, केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग और वेयर हाउस, ताप विद्युत घरों को भी इससे फायदा होगा। सातवां लाभ, बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट, अगला कॉरिडोर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जिस प्रकार पूर्वी कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है, ठीक उसी प्रकार से पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे JNPT कहा जाता है, तक पश्चिमी कॉरिडोर जापान के इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसे JICA कहा जाता है, के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की भी शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन देरी से शुरू होने के कारण अब इस पर काम हो रहा है। दादरी से लेकर महाराष्ट्र के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर तक है और इसके भी अगले वर्ष पूरे होने की संभावना है। आइए मानचित्र में हम इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अध्ययन करते हैं। देखते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर में कौन कौन से जंक्शन है और उनकी दूरी कितनी है। वेस्टर्न कॉरिडोर की कुल लंबाई 1499 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर है और यह वडोदरा से रेवाड़ी तक 930 किलोमीटर तक है। वडोदरा से रेवाड़ी तक यह 930 किलोमीटर है। इसके अलावा वडोदरा से JNPT तक इसकी लंबाई 428 किलोमीटर है और रेवाड़ी से दादरी तक इसकी जो लंबाई है वो 141 किलोमीटर है। इस प्रकार से यह टोटल जो मार्ग है वेस्टर्न कॉरिडोर का 1499 यानी 1500 किलोमीटर है। यह जो वेस्टर्न कॉरिडोर है यह है दादरी से स्टार्ट होता है, दादरी से रेवाड़ी, रेवाड़ी से फुलेरा, फुलेरा से मेवाड़, मेवाड़ से ये पालनपुर और पालनपुर से यह सूरत और वलसाड और वलसाड से वैसाई होता हुआ यह JNPT को जोड़ता है। आइए अब हम समझते हैं कि यह जो कॉरिडोर है कि किस प्रकार से इस कॉरिडोर में किस प्रकार से सहयोग किया जा रहा है इसको बनाने का। यदि हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो जो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर टोटल 1800 किलोमीटर है और यह दनकुनी के निकट तक है और इसका जो सहयोगी है, इसको निर्माण करने वाला जो सहयोगी है वो है वर्ल्ड बैंक, उसके द्वारा इसको फंडिंग की जा रही है। और वेस्टर्न कॉरिडोर की हम बात करें तो
तो इसकी जो फंडिंग है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जिसे जीका कहा जाता है उसके द्वारा इसका सहयोग किया जा रहा है, उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब आइए अब हम देखते हैं कि भारत में आगे ऐसे कौन कौन से कॉरिडोर हैं जो 2020 से लेकर 2024 तक बनाए जाने हैं। डियर स्टूडेंट, आपको यहां प्लान में नजर आ रहे होंगे कि जहां पर रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो कॉरिडोर हैं कि जो अभी सैंक्शन है, जिन पर हाल ही में काम चल रहा है और ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नीचे ब्लू कलर में, इसके अलावा जो ब्लू कलर में आपको कॉरिडोर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो कॉरिडोर हैं जो फ्यूचर में, भविष्य में बनाए जाने हैं। आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से कॉरिडोर हैं जो फ्यूचर में बनाए जा रहे हैं, भविष्य में बनाए जा रहे हैं, और उससे पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत है और उत्तर जो भारत है वो रेलवे की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। सारे के सारे जितने औद्योगिक नगर हैं, ताप बिजली घर हैं, खनन क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जो महानगर हैं वो रेलवे कनेक्टिविटी के द्वारा जुड़ जाएंगे। यहां पर उत्तर में कोलकाता से लेकर विजयवाड़ा तक और विजयवाड़ा से चेन्नई तक ये एक फ्यूचर में नया कॉरिडोर बनने वाला है। इसके अलावा चेन्नई से लेकर वास्को तक, चेन्नई से लेकर वास्को तक ये भी दक्षिण भारत में भविष्य में बनने वाला कॉरिडोर है, जिस पर आगामी वर्षों में 2022 के बाद में, 2024 के बाद में, 2022 के बाद में काम होना है। और टोटल जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 2024 तक कंप्लीट होना है। इसके अलावा चेन्नई से नागपुर तक यह भी भविष्य का कॉरिडोर है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से चेन्नई तक ये मध्य भाग से जोड़ेगा। इसके अलावा JNPT से नागपुर और नागपुर से कोलकाता को भी मध्य भारत में रेलवे कॉरिडोर के द्वारा मध्य भाग से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये भविष्य के कॉरिडोर हैं जिनका इस्तेमाल भारत के नगरों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। आइए देखते हैं कि वो कॉरिडोर और कौन कौन से हैं जिन पर अभी कार्य किया जाना बाकी है और किसके द्वारा वो कंप्लीट किए जाएंगे। चेन्नई से लेकर वास्को तक और मुंबई तक JNPT तक का जो कॉरिडोर है वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे जो मध्य भारत के जो कॉरिडोर हैं वो भी विदेशी सहयोग के द्वारा और जापानी सहयोग के द्वारा, यानी चेन्नई बेंगलुरु जो कॉरिडोर है वो जापान के हेल्प के द्वारा बनाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भारत के जो कॉरिडोर हैं वो समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने के कारण ये रहे हैं। पहला कारण, पश्चिमी भारत में भी रेल मार्ग सिंगल मार्ग थे। दूसरा कारण, पश्चिमी रेल मार्गों में भी भीड़ भाड़ के कारण से अत्यधिक दबाव था। तीसरा कारण, उद्योगों, बाजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के बीच में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए भी इसका निर्माण किया गया है। चौथी बात, मालों की लागत को कम करने के लिए भी इसका निर्माण किया गया है। और पांचवी बात, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए, लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। और छठी बात, रेलों की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसके भी वही लाभ हैं जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हैं। इन दोनों कॉरिडोर को एक ही प्रकार के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड है और हाल ही की जानकारी है और खास तौर से ये ज्योग्राफी से जुड़ी हुई जानकारी है। हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के डेडिकेटेड कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं जो यातायात और संचार के साधनों के तहत अध्ययन किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले ये भी कहना उचित होगा कि आप इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के बारे में इंटरनेट से भी जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन वहां अभी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मैंने भी कई जगह से इसका डाटा कलेक्ट करके आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मैंने और भी जो जानकारी है, जो भूगोल से संबंधित जो जानकारी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और जियो मास्टर के फेसबुक चैनल पर भी जानकारी दे रखी है। आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप आगे भी इन वीडियोस का अध्ययन करते रहेंगे और अपनी स्टडी में इसको शामिल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए जियो मास्टर और करते रहिए ज्योग्राफी का अध्ययन। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी व्यूइंग और हैप्पी टीचिंग। थैंक यू।